आदरणीय योगिता पंकज काकू जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ललित टूरीवाल जी, सोशल मीडिया के अध्यक्ष सुमित बघासरा जी, सुशील पारीक जी, अध्यक्षगण, सामने उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, शुभकामनाएं देती हूँ कि जो ऊपर दी है वो बहुत बखूबी और बहुत ताकत के साथ सभागार में उपस्थित संख्याएं ये प्रदर्शित करती है कि उनका लोगों जो जज्बा है वो आपको और हम सबको यहाँ पर खींच करके लाया। तो सारी बधाई। हमारे बीच में स्वागत। लगातार प्रपंच करके, झूठ बोल करके, क्योंकि कहा जाता है कि जब 100 बार झूठ बोला जाता है तो वो सत्य का रूप ले लेता है। इसलिए हमें जरूरत है कि इनके झूठ के सामने हम मजबूती से खड़े रहें। अभी फिलहाल में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है जिसको कांग्रेस पार्टी लेकर के आई, कांग्रेस पार्टी की एक दूरदर्शी विचारधारा जिसने राजीव जी के सपने को पंचायती राज में आरक्षण से देकर के और सोनिया गांधी जी ने जिसको आगे बढ़ाया पार्लियामेंट में और असेंबली में, जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की एक रूपरेखा और एक दूरदर्शी विचारधारा उन्होंने रखी, और उसके लिए इतने लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती आई है, आज ये बीजेपी के लोग उसके लिए पूरा एक योजना के और उसको तुरंत में ये लागू करने का विचार कर रहे हैं। आदरणीय सोनिया जी ने लिखा कि सिर्फ 33% आरक्षण लागू कर देना अपने आप में पर्याप्त नहीं, सुनियोजित तरीके से जो परिसीमन करना है वो ज्यादा जरूरी है। तो कैसे ये झूठ बोल करके और कांग्रेस की जो इस देश निर्माण का विजन कांग्रेस का है उसको कैसे ये कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में हम कांग्रेस जनों को बहुत क्योंकि बार बार बोला जाने वाला झूठ जनता को सच करने लगता है। तो हर के काम है उनको जोर शोर से जनता के सामने, जिस पर हम सोशल मीडिया पर हैं और चाहे हम मीडिया में, ये बहुत जरूरी है कि हम उन बातों को खुल करके और बंदी के साथ में लड़ाई लड़ना, ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है। हमारे देश की खूबसूरती को बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सब कांग्रेस जनों की है और हम उम्मीद और लगन के साथ वो काम कर रही है। अपने प्रकोष्ठ को वो और आगे लेके जाएं और कांग्रेस की रीति नीति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान की आतुर जनता की एक मुखर आवाज जो इस सरकार को सदन और सड़क पे बेचैन करती है, ऐसे नेता टीकाराम जूली साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ। महान व्यक्तित्व है जिन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को संगठनात्मक तौर पे मजबूत किया है, उन्होंने वैचारिक तौर पे भी एक बहुत बड़ी फौज इस प्रदेश में तैयार की है, देश के अलग अलग हिस्से में तैयार की है। ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब हमारे बीच में, जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, एक वो मंत्री जिसका या तो राजस्थान पुलिस का 100 नंबर शायद उठे या ना उठे, लेकिन उस मंत्री सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे नेता प्रताप सिंह खाचरियावास साहब हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हम कार्यक्रम का विधिवत जोशी साहब आपको आशीर्वाद देने आए, जोरदार तालियों के साथ में गुंजायमान होना चाहिए। अब मैं योगिता जी से अनुरोध करूंगा कि वो पधारे, अपने शब्दों के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने से पधारे, हमारे साथियों को ये भरोसा दिलाते हुए प्रदेश के जो नेतृत्व है उनको अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करें। योगिता जी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभाव वियोग प्रकोष्ठ के प्रांतीय सम्मेलन में पधारे हमारे एलओपी लीडर श्री टीकाराम जूली जी, हमारे कैबिनेट मंत्री विधानसभा अध्यक्ष श्री सीपी जोशी सर, हमारे कैबिनेट मंत्री
प्रताप सिंह खाचरियावास जी और सर्व सम्मानित मंच दिख रहा है, ये स्टेडियम, ये हॉल सब आपकी बदौलत है। आज जो मैं इतना गर्व महसूस कर रही हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई बहनों की वजह से है। वर्तमान में जो देश की हालत है हम सब जानते हैं, पर उस देश की हालत सुधारने के लिए हमें संगठन पर काम करना होगा। जैसा कि हमारा पीसीसी का संकल्प है कि संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ। अब वो संगठन बचेगा कैसे, वो सब हम सब के हाथ में है। हम अभाव वियोग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हो या किसी भी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हो या पीसीसी के हो या डीसीसी के हो, हम सबको प्रण करना होगा पूरी ईमानदारी से, घर घर गांव गांव ठाणी जाकर कांग्रेस की रीति नीति से अवगत कराना होगा और जन जन को जागरूक करना होगा। आप यकीन मानिए कि इस चीज की कमी है, इसीलिए बीजेपी हावी है। हम सब भाई बंधु जो हैं वो हमारे महापुरुष जो हैं उनके बब्बर शेर रहे हैं, हम उनकी रीति नीति से बहुत फलीभूत हैं। तो उस अंतरात्मा को जगाइए, उस क्रांतिकारी युग को लाइए और घर घर जाकर कांग्रेस की रीति नीति से हर व्यक्ति को अवगत कराइए और इस स्वाभिमानी चोरी वाली सरकार को दूर भगाइए। और अभाव वियोग प्रकोष्ठ भाई साहब आपको प्रॉमिस करता है कि संगठन को बहुत मजबूत करेगा और वार्ड स्तर तक इसको मजबूत करेंगे। जिला अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष वैसे बहुत कर्मठ हैं। आज यहाँ पर जो पधारे हैं सब 50-50 की संख्या के साथ पधारे हैं और यहाँ से वार्ड में और जैसलमेर से भी दूर दूर से आए हैं यहाँ पर। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। निश्चित रूप से ये जो तमाम जो साथी पधारे हैं, ये इस बात का कांग्रेस परिवार के साथियों, मंच पर विराजमान राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, हमारे सबके सीनियर लीडर आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, आदरणीय अभाव वियोग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष योगिता शर्मा जी, आदरणीय अमीन पठान जी, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव आपके सबके साथी ललित टूनवाल साहब, आदरणीय सुशील पारिक जी, भरत जी, अयूब भाई, आदरणीय सारिका सिंह जी, मंच पर विराजमान लखीरा जी और तमाम सम्मानित मंच, जिन लोगों के नाम नहीं ले पा रहा वो भी सब नाम मान ले, क्योंकि टीकाराम जी जूली साहब को भी कहीं प्रोग्राम में जाना है, उसी प्रोग्राम में मुझे भी जाना है। लेकिन आपकी ये भीड़ ये बताती है कि बीजेपी को जमानो जा रही है और कांग्रेस को आ रही है, आप मानना चाहिए। और इस बात में इसलिए दम है कि राजस्थान में सब कुछ मिल सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों से नहीं मिल सकते। सांगानेर की जनता ढूंढ रही है, मार्गन फोन आवे सांगानेर से बोलूं स्मार्ट मीटर लगा बड़ा आ गया, मैंने माड़ा मेरा मिठाई गुआड़ लगवा ले। अब भाई साहब आप एक ही तो आस है, मैं एक ही आस की तो 12 बजा दी थे भी शाना हो, मैं काम हुआ तो मैं याद आऊँ, काम नहीं होना तो आगे सागे लागे डाल सब देना। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जा रहे हैं सांगानेर में और मुख्यमंत्री घमंड में बावड़ घूम रही है। अब कायदा जूली साहब का है कोनी मुख्यमंत्री का नंबर पर सांगानेर की जनता का तो कोनी मारी गारंटी आप किसी आपको दे रखे हैं तो मुझे पता नहीं, क्योंकि विपक्ष के नेता तो आपकी तरफ से भी कसर कोनी छोड़े। पूछे कि एक को जवाब आग लो देवे, जेठ को जवाब खाई करे, जूली जी की दिक्कत होगी, विधानसभा में झंझट हो गयो, झंझट हो गया तो विधानसभा अध्यक्ष भी समझे को नहीं, जो मुख्यमंत्री वो समझे को नहीं। विपक्ष का नेता समझता है पूरी बात तो उठा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के समझ में नहीं आती, वो पूछे तब तक दूसरे दिन विधानसभा में मुद्दा बदल जाता है। दिक्कत हो गई जनता की आदमी, क्योंकि आज जो इन्होंने मुद्दा उठाया उस मुद्दे का जवाब वो तीसरे दिन तय करते हैं। इतना बुरा दिन कभी को नहीं आ सके। आप जाओ, मुख्यमंत्री जी का नंबर है नहीं जनता के पास,
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को भी नंबर को नहीं। आप बताओ, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का नंबर राजस्थान के बीजेपी के विधायकों के पास नहीं है। मैंने एक मंत्री को फोन किया, यार ट्रांसफर है, मैं भी मंत्री लेना था, बहुत करा दे मार्गन 15 मिनट बाद फोन आ गयो कि बना वो काम तो कोनी हो सके, फिर कहीं हो सके, मिठाई को डब्बो तो ना लेना मन था। मैं कह जब मैं करा लियो तो फिर कहीं बोलो, बोले नहीं वो हो ही कौन सके, वो काम मारी थोड़ी थोड़ी दुकान डाले जयपुर के मान सड़क पर, वो काम मैं करवा लियो। ऑर्डर हो गया, मैं ऑर्डर भेज दियो। ऑर्डर भेज दिया तो मंत्री जी शाम को आ गए मेरे पास ढूंढ डांट के, किया में तुझे क्या मतलब है, लेकिन तुम्हारी चिमनी चिप गई ये मान ले। तुम फर्जी थे, फर्जी और फर्जी रहोगे। आप क्या बात करते हो? राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ये महिला अध्यक्ष अभाव वियोग प्रकोष्ठ की, अभाव की ऐसी की तैसी होगी, वीडियो आ गया, एक अपराधी खुलेआम एक महिला के पीछे से पांच डाल लेता और खुलेआम बदतमीजी कर रहा है। और जयपुर की पुलिस ऐसे अपराधियों को नहीं पकड़ रही है। कांग्रेस का कोई ब्लॉक अध्यक्ष कोई हो तो झूठे मामले में लपेट के और जगह जगह रेड डालती है। मैं भी था काको लागू में पकड़ ले, उसकी बेल हो गई एंटीसिपेटरी। मैंने पुलिस वालों से फोन किया, मैं ज्यादा होशियारी करोगे ना तो राजधानी जयपुर की सड़कों पर पुलिस और पुलिस के हथियार कम पड़ जाएंगे और पुलिस आगे आगे भागेगी और थानों में घुसा दूंगा, ये ध्यान रखना हमेशा। मैंने अभी कहा और मैं आपको आज कह रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार, इनको ये गलतफहमी हो गई कि हमारे पास पुलिस है, हमारे पास ईडी है, हमारे पास एजेंसी है, तो क्या बंदूक से मार दोगे क्या यार? कांग्रेस के कार्यकर्ता को यदि बंदूक से, गोली से, मुकदमे से डराएंगे तो टकराव होगा और टकराव के लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार होगी। आप ये ध्यान रखें, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ज्यादा डरने वरने की जरूरत नहीं है, कहीं हो जाए यार, हार गया चुनाव, कहीं कर ले, क्या है? अरे सरकार कब तक है? जब तक हम माने। सरकार हमको नहीं मानेगी और संविधान को नहीं मानेगी तो हम भी सरकार को नहीं मानेंगे। आप बताओ यार, सरकार संविधान को मान ही नहीं रही। बोले कानून किसके खिलाफ लगाएंगे? बोले कांग्रेस के खिलाफ लगाएंगे। बोले कहीं हो भैंसपुर खोल ले गयो, भैंस खोल ले गया भजनलाल जी, नाम लगा दिया जूली जी को। अरे यार ये कोई बात है? जूली जी के काका मैं तो कोई भैंस देखी को नहीं, तो उल्टा काम चल रहा है। अभी कहीं भी बात कर लो, दिल्ली वाले बोलते हैं पंडित नेहरू महात्मा गांधी जिम्मेदार है। ये तो क्या पहले बाबा साहब को जिम्मेदार बताते थे कि बाबा साहब ने संविधान ही गलत बना दिया। काल में देखियो बीजेपी वाला डांस कर लिया बाबा साहब अंबेडकर की, बताओ यात्राम जूली जी, कमाल हो गया यार, डांस कर लिया। और काल आपको एक एमएलए फंस गयो, वो कहीं भी चोट होगी। अंबेडकर सर्किल में भी याद आ जयपुर में, मैं भी अकेले गयो, लेकिन अब क्या मुझे लगा कांग्रेस के दिन ठीक आ रहे, मैं अकेला गया। मैं क्या आप अकेले उतरे हुए बड़े कोई 150 आदमी भेड़ा हो गया। कौन तो आइसक्रीम लाया था, आइसक्रीम बांटो साहब, गलती होगी यार मियाँ बटे आगे बीजेपी को एक विधायक चली गयो, वो बाबू है बिन की जय भीम को जय भीम लगा था, मंजूर आ रही हो बाद में बिन कोई फंस जाओ लो तो बटे जा बाबा साहब की मूर्ति ने दूध से धोबा ला के आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए। पहले तो नारों को लगाए बटे, नारा नहीं लगा। बीजेपी वालों को जय भीम बोलने में शर्म आ रही है। इन बीजेपी वालों के 3 थप्पड़ भाग मारने के लिए मेरे साथ सब बोलना जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैंने इसलिए मार लगाई है, काल बीजेपी वाला नारे को लगाए। नाटक कर पा रहे हैं, मारा डम्बा बटे लगवा रहे हो, थोड़ी देर बाद में खुद देखियो और नारे को लगाया डॉक्टर साहब को। अरे मैं सच कह रहा हूं, नारा नहीं लगाया। आप विपक्ष के नेता हो, हिसाब पूछ लेना इनसे विधानसभा, और मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। हालत ये है, बहुत बुरे हालात। आपको पता है सारी योजना आपकी बंद हो गई। अब सड़क पर ये सुन लेना, मुझे लोगों ने कहा भाई चुनाव आप जीत गए, सरकार आपके पास आ गई, पुलिस आ गई, एजेंसी आ गई, लेकिन इसलिए नहीं आई थी कि जेब कटिंग करोगे। राजस्थान में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। बीसलपुर में बजरी निकल रही है, तब निकल रही है जब
इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल है। और अभी तो इनसे भी मैं बात कर लूंगा, बड़े बड़े घोटाले इनके खुलेंगे, हंगामा हो जाएगा। मैं पहले ही खोल देता, मुझे लोगों ने कहा हमेशा खोलो, अब तक कोई नहीं खोला। मैं के बाद थोड़ा दिन हम देख लीजिए, हाल 2 साल लिया, जल्दीबाजी के हाल में महंगाने भी राजनीति आ गई। टाइम कम रहे ना थप्पड़ मारनी चाहिए, जो दर्द हर टाइम बहुत ज्यादा है। 2 साल में चौकड़ी भूल गया भयंकर ढंग से, आगे हालत बहुत खराब है। होड़ लगी हुई है पैसे कमाने की, और चर्चा एक ही हो रही है मंत्रियों में। कई मंत्री मेरे जानकार है, मेरे साथ उठते बैठते हैं, मेरे चाहो कहीं वहां तो बता दो, बोले कहीं को नहीं चाहो। मैं तो माँ तो चर्चा एक ही हो रही है कि जैसे कांग्रेसी काम कर को नहीं जीतिया तो आपा किया जीता ला, तो जितो माल चेपना वो चेप लो, कहीं में लागेड़ा है। और शिक्षा मंत्री तो स्पेशल है, आज बहुत जोरदार काम कर दियो, आप संभाल लीजिए विधानसभा में, जोरदार आदमी। और डोटासरा जी माता गोड़ी करते रहे दिन पे लाई सही कहेगा, तो शिक्षा विभाग की तो बोल आज एक लिस्ट जारी कर दी। बिगमायन राजस्थान के जितने अभिभावक हैं उनसे ये मदन दिलावर कह रहा है कि अपने बच्चों के नाम बदल लो, बच्चे का नाम मक्खी रख लो। हाँ, ये लिखा है, अरे लिस्ट है, गलत बात नहीं है। मैं यार प्रताप सिंह घाटरियावाद बोल रहा, सोच समझ के बोल रहा, रोज मार्केट प्रेस वाला है, पर लिख दियो मक्खी मक्खन, लिस्ट निकालिए नामों की। अरे तेरे भोगने फूट गए, तेरा दिमाग खराब हो गया। 20,000 करोड़ रुपए हाई कोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मदन लाल जी 20,000 करोड़ रुपए चाहिए राजस्थान की स्कूलों को ठीक करने के लिए। 8 बच्चों की छत गिरने से डेथ हो गई राजस्थान की स्कूलों में। तुमने, हम 2 ड्रेस देते थे वो बंद कर दी, दूध बंद कर दिया बच्चों का, मिड डे मील बंद कर दिया, बच्चों के नाम कट रहे, सरकारी स्कूल बंद हो रही है, कॉपी किताब मिल नहीं रही, और कह रहे था डाबरा को नाम बदल लो। तू बदल ले थारो नाम मक्खीलाल कर ले, बताओ, जबरदस्ती। और कोई काम ही को नहीं, दिमाग खराब कर दियो। अरे इनसे कोई क्या बात करे, ये काम करना वरना मतलब ही नहीं है। हमारे टाइम पे मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके विधानसभा अध्यक्ष से सीपी साहब इलाज कर देता मंत्रियों एमएलए को, इतनी ईमानदारी से सरकार चली। आप सब यहाँ पर आए हो, मैं आपको एंड में इतना ही कहूंगा कि आप जितने भी लोग अभाव उपयोग प्रकोष्ठ में, अभी ललित कुनवाल जी को कह रहा था कि प्रकोष्ठों का काम बहुत जोरदार है, नंबर 1 है, आप सब बधाई के पात्र हो जितने भी। और ललित जी ने मुझे कहा कि साहब हमारे प्रकोष्ठ एक भी इशू को नहीं दिखा, दम को नहीं, सब में दम। और मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं खुद सड़क का आदमी हूं, मैं देखता हूं सारे प्रकोष्ठ दमदार बनाए, और वास्तव में भीड़ भी है, काम भी करे, भीड़ भी लिया है। तो ये प्रकोष्ठों की ताकत है, हम भी आपके साथ हैं, जितने भी प्रकोष्ठ के लोग हैं। यदि आपको कभी भी ये लगे मेरी भी कहीं पर जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पार्लियामेंट हार गए, विधानसभा हार गए, लेकिन फिर भी मैं आपको भरोसा देता हूँ कहीं पर सचिवालय और बाकी जगह तो हमारा कब्जा नहीं है, लेकिन जयपुर की सड़कों पर 60% में इनका कब्जा, तो 40 में आपको भी सड़क पर 40 के बिना 60 पूरी होनी है। ये हमसे माथा कोड़ी नहीं कर सकते। मेरे घर में ईडी भेजी इन्होंने, तो मेरे यहाँ में जब ईडी आ गई तो मैंने जो किया वो अच्छा नहीं लगता, मैं आपको बताऊं, तमाशा हो जाओ तो देश में इतना ज्यादा झंझट भी हो। तो वो वासली पिक्चर उनको बताया जो आए, उन्होंने सबको बताया कैसा भी होता है, ऐसा भी होता है। जो मैंने टीवी पे बोला था उससे भी खतरनाक काम किया था मैंने, क्योंकि मेरी एक आदत है, जहां मेरे माता पिता रहते हैं वहां यदि ईडी और राजस्थान की बीजेपी बंदूक लेके घुसेगी तो हम बंदूक का जवाब बंदूक से ही देंगे, ये तय बात है। किसी कीमत पे डर के नहीं जी सकते, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेवजह आप नहीं डरा सकते हो। जिनके थ्रू डराया, मैं सरेंडर कर गया बाद में, मैं क्यों सरेंडर क्यों कर लिया? इनको इनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। ये आप बताओ, आए दिन पत्थर फेंकते राहुल गांधी के ऊपर, वो काका जी आपसे डरी को नहीं, वो बहुत खतरनाक आदमी, चेहरे पे सिकन ही नहीं है। आपने राहुल गांधी के चेहरे पे सिकन देखा क्या? सीपी साहब ने मुझे कहा, मैंने पूछा ये बहुत नजदीक है, बोले ये परवाही नहीं करता है किसी के बात, अपने मन का राजा है, इसका प्लान पूरा सेट है, डरेगा नहीं किसी से भी, ये सुन लेना। क्योंकि इस राहुल गांधी के डीएनए में डर नहीं है। क्या इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है, दो चले गए परिवार से।
इसलिए आप सबसे मैं भरोसा दे रहा हूं, आपको कभी भी कोई काम आप बता देना। कांग्रेस से जो कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर आएगा और कांग्रेस से जुड़ेगा, उसका सम्मान और उसकी सुरक्षा हमारी गारंटी, हम आपको भरोसा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय मंत्री जी ने। कांग्रेस पार्टी अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित के अंदर विचार से कैसे इस देश में फिरकाप्रस्त ताकतों को हराया जा सकता है, ऐसे हमारे विराट नेतृत्व के धनी पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय प्रदेश अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की अध्यक्षा योगिता जी, विपक्ष के नेता सम्माननीय जूली जी, भूतपूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी, मंच पर बैठे हुए अन्य पदाधिकारीगण, प्रकोष्ठ के अन्य हमारे इंचार्ज, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक योग्यतम महिला को प्रकोष्ठ का जो काम सौंपा, उसके लिए मैं अध्यक्ष जी और योगिता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप अध्यक्ष जी की आशा करने आपने कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं आपको अपने से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं अभी सबके भाषण सुन रहा था, ये पहली मीटिंग है जिसमें अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की मीटिंग है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अलग अलग संगठन है, फ्रंटल मोर्चन है, यूथ कांग्रेस है, निस्वाई महिला कांग्रेस, सेवा दल, फिर अलग प्रकोष्ठ है। उस प्रकोष्ठ के अंतर्गत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का यह प्रयास रहता है कि समाज के जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को हम कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ें। ये जो आपका प्रकोष्ठ है, इसके और मजबूत काम है। ये प्रकोष्ठ जितना प्रभावशाली होगा, उतना प्रभावशाली हम लोगों की समस्याओं का निदान कर पाएंगे। और हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, साख है, वो साख जितनी ज्यादा मजबूत होगी, उतनी ही कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत होगी। इसलिए मैं उन लोगों में हूँ जो मानते हैं इस प्रकोष्ठ की जो काम है वो अन्य प्रकोष्ठों से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। इसलिए इस बात को खास तौर से समझने की आवश्यकता है। और खास तौर से जिस तरह का प्रयास अभी किया योगिता जी ने और आपकी उपस्थिति है, उसमें 2-3 बातें मुझे आपसे कहनी पड़ेगी और सुनने आपको समझना पड़ेगा। अभाव अभियोग प्रकोष्ठ जब आईटी नहीं था, तब अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के काम करने का एक अलग तरह का, लोगों की समस्याओं को सुनो, उनके रिड्रेसल के लिए उनके क्या कहते हैं जो ज्ञापन है वो लो, समस्याओं का निदान करने का काम करो। सरकार अपनी है तो काम करने का तरीका अलग होता है, सरकार अपनी नहीं होती तो काम करने का तरीका अलग होता है। पर इस देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जब हमने आरटीआई लागू किया, राइट टू इंफॉर्मेशन। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक प्रभावशाली ढंग से अभाव अभियोग के कार्यकर्ता नहीं बन पाएंगे। आरटीआई क्या है? आरटीआई को सब अभाव अभियोग के कार्यकर्ताओं को समझने की आवश्यकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम सरकार जिसकी भी हो, उसकी जो वित्तीय स्वीकृतियां हैं किसी भी काम के लिए, उसकी हम जानकारी ले सकते हैं। यदि जानकारी हम ले ली हमने और उसके काम करने के तरीके में कोई गड़बड़ है, तो उसके रिड्रेसल का मैकेनिज्म ऑथेंटिकेट मामला है कि आप सरकार ने इस काम के लिए इतना पैसा स्वीकृत किया, इसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, इतने समय में काम हो जाना चाहिए, काम नहीं हुआ। जब तक हमारे पास आरटीआई की इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही प्रभावशाली ढंग से हम उस समस्या का निदान करने का काम कर सकेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आरटीआई का बहुत तरीके से आप सूचना ले सकते हैं। उस सूचना का उपयोग लेकर आप प्रभावशाली ढंग से जनता की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। अब आज की डेट में एक नई चीज आ गई जिसको समझने की आवश्यकता है, आईटी। इस आईटी ने बहुत बड़ी क्रांति कर दी और आने वाले समय में इस देश की पूरी गवर्नेंस डिजिटल माध्यम से होगी, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। अब आपने गांव-गांव में देखा होगा ई मित्र लगे हुए हैं, ई मित्र में काम करने वाले लोग हैं। अब ई मित्र वाले में जो काम करने वाले आदमी, सरकार ने उसकी फी प्रिस्क्राइब कर रखी है, गांव के आदमी को मालूम नहीं है और उसको कोई ऑनलाइन पे कोई एप्लीकेशन देनी है, या उसे आज की डेट में किसान को कोई प्रोक्योरमेंट में चीजें सरकार कहती कि हम गेहूं खरीदेंगे तो सूचना लेनी है, तो वहां पर उसको मित्र के माध्यम से लिंक करता है। यदि हमें जानकारी नहीं है
तो हम उस समस्या का निदान नहीं कर पाएंगे। इसे ज्यादा आवश्यकता है योगिता जी, जितने हमारे साथी आए उनको डिजिटल एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। डिजिटल एजुकेशन हम नहीं देंगे तब तक हम समस्या का निराकरण नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट के पोर्टल है, गवर्नमेंट की जानकारी है, उस पोर्टल पे कैसे कंप्लेंट रजिस्टर करें, ये जानकारी हमारे पास होगी तो हम प्रभावशाली ढंग से ये काम कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रकोष्ठ की जो महत्ता है उसमें आपको खास तौर से जब विपक्ष में है तब बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता है। आज कितने आदमी को मालूम है कि सरकार गवर्नेंस कैसे करती है। गवर्नेंस में सरकार किसी समस्या के निदान करने के लिए जो पैसा है उसी का एलोकेशन ऑफ फंड्स करती है। एलोकेशन फंड्स करने के बाद आपको जानकारी नहीं है तो उसमें क्या हो रहा है उसका मालूम ही नहीं पड़ता। मैं एक क्लासिकल एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अशोक गहलोत जी ने रिफाइनरी की कल्पना की थी, सोनिया गांधी जी को लाके रिफाइनरी लगाई। आज रिफाइनरी में 80,000 करोड़ रुपीस। अब तो पूछने वाला है कि जो एक्सेस अमाउंट है वो एक्सेस अमाउंट कहाँ जाएगा, वो हमारी जनता के पैसे से जाएगा। कितने आदमी को मालूम है कि अडानी जी ने एक फैसला किया करवाया था जिससे सारे कंज्यूमर को पैसा देना पड़ रहा है। कभी हमने सोचा इस बात को कि गवर्नेंस में सरकार जो बजट पास करती है उस बजट पास करने के बाद उसमें एस्केलेशन क्यों होता है, डेविएशन क्यों होता है, कितना पैसा किसमें खर्च हो रहा है, ये जानकारी हमारे पास नहीं है तो हम प्रभावशाली ढंग से सरकारी नौकरी अधिकारियों पर नकेल नहीं डाल सकते। और नकेल नहीं डाल सकते तो जनता के साथ डेमोक्रेसी में अजीब स्थिति बन गई। हम डेमोक्रेसी में लोगों का वोट लेते हैं, वोट लेके बजट पास कराते हैं, बजट पास करके हम वित्तीय स्वीकृति करते हैं और उसके बाद हम पूछते ही नहीं है कि कॉस्ट एस्केलेशन कैसे होगी। कभी कल्पना की कि एक डैम बनता है, वो डैम का पैसा लिया 400 करोड़ रुपए और जब कंप्लीट होता है तो उसमें खर्चा हो रहा है 1000 करोड़ रुपए। 600 करोड़ रुपए एक्सेस कैसे खर्च हो गए? क्या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई हुई? पैसा कहाँ चला गया, पंचायत चला गया और जनता को उसको टैक्स का पैसे का सदुपयोग नहीं होता। आज ज्यादा आवश्यकता है, ज्यादा आवश्यकता है। जितनी जानकारी हमारे पास ज्यादा होगी उतनी हम नकेल लगाकर बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस समय कंप्लीट होना था। यदि कंप्लीट नहीं होता कौन रिस्पॉन्सिबल है? नीचे से पूरी एजेंसी खड़ी हुई है, जेईएन, एईएन, एक्शन, एसी, एडिशनल चीफ सब खड़े हुए हैं। फिर क्या स्थिति बन गई? इस लोकतंत्र में अज्ञानता, इस लोकतंत्र में जानकारी नहीं होना, ये सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जो प्रकोष्ठ के साथ इकट्ठे हुए हैं वो एक गांठ बांध के जाए कि हम में से सबसे पहले हम स्वयं डिजिटल लिटरेसी लेंगे। डिजिटल लिटरेसी हम तक नहीं लेंगे तब तक हम लोगों की समस्याओं का निदान प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप मेहरबानी करके ट्रेनिंग को इम्पार्ट करिए जिससे गांव और जगह पर जाकर हम ज्यादा अच्छे ढंग से इस बातों को कर सकें। इसके साथ दूसरा काम और करना पड़ेगा। आज नई चीजें आवश्यकता है, कांग्रेस का प्रचार करना है। ये ट्वीट और रीट्वीट इज नॉट डिजिटल, प्लीज अंडरस्टैंड इट। आप जो समझना चाहते हैं, हम जो फेसबुक पे एक आदमी दिख रहा है हम उसको अभी ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, वो हमारे आदमी हमको लाइक कर रहा है, इससे वोट नहीं बढ़ता है, वोट नहीं बढ़ता है। नया तरीका समझिए, अमेरिका का चुनाव हुआ, रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार थे ट्रम्प। 2 स्टेट है, वहां चुनाव 2 तरीके से होते हैं। किसी स्टेट में जो पार्टी जीत जाती है उसका वेटेज उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है। 2 स्टेट थी जिन पर 236 के करीब वोट थे, वहां पर रिपब्लिकन पार्टी कभी नहीं जीती थी, कभी नहीं जीती थी। उन्होंने रणनीति बनाई, क्या रणनीति बनाई? उन्होंने कहा, ट्रम्प को कहा कि एक ही बात बोलो कि मैं यदि राष्ट्रपति बनूंगा तो मैक्सिको की दीवार खड़ी कर दूंगा। क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि डंकी रूट कहाँ है, कहाँ से लोग एंट्री करते हैं। डंकी रूट के माध्यम से लोग जाते थे। वहां पर जो व्हाइट स्टेट के लोग थे, वहां पर बाहर दुनिया के लोग जो रहते थे, जिनके पास भी वीजा नहीं होता था, तो वहां पर व्हाइट लोग ज्यादा थे। उनके मन में कल्पना कर दी कि ये दिए रोक देगा तो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा खड़ी हो जाएगी, हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। विच इज हाइपोथेटिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने भावनाओं को भड़काने का काम करने का काम किया और कहा कि मैं मैक्सिको की दीवार बना दूंगा। उन्होंने सोचा व्हाइट लोगों ने, हाँ तब तो यार ये आदमी को बंदा जोरदार है, फिर तो लोग इधर आएंगे नहीं, तो लोग हमारे लोगों को मिलेंगे। उन्होंने पहला काम ये किया, दूसरा काम किया क्या, मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो दुनिया से जो बाहर आदमी आ रहे हैं उनको बाहर भगा दूंगा। ये बंदा जोरदार। यदि अमेरिका में दूसरे मुल्क के लोग आ रहे हैं और अमेरिका की नौकरियां ले रहे हैं तो फिर ये आदमी आएगा तो बाहर आएगा तो हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी। इन 2 कारणों से उन 2 स्टेट में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार जीत गया और ट्रम्प पहली बार प्रधानमंत्री बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। ट्वीट का मतलब ये है, कभी आप बॉम्बे एयरपोर्ट पे गए, कभी दिल्ली एयरपोर्ट पे गए, बॉम्बे एयरपोर्ट पे एक साथ 50 प्लेन आते हैं,
कोई कंट्रोल रूम उनको कहता है कि साइड पर रहिए, इस साइड पर रहिए, इस साइड पर रहिए, फिर उनको डायरेक्शन देता है, उस हिसाब से 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में बम्बई में प्लेन उतरते रहते हैं। इसमें भी आपको जो हमारे साथी हैं व्हाट्सएप के ग्रुप बनाइए, ग्रुप अलग अलग तरह के लोगों के, एससी के लोगों की समस्या अलग है, एसटी की समस्या लोगों की अलग है, ओबीसी की समस्या अलग है। हमें बताना पड़ेगा कि भाई एससी के भाइयों को बताना पड़ेगा इस देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर है, मोटा अंतर है, समझना पड़ेगा। इस देश में हमने जो संविधान बनाया था उस संविधान में क्या बात कही थी, पढ़िए प्रियम्बल को। हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, कैसा भारत बनाना चाहते हैं, 3 बातें मुख्य तौर पर लिखी उन्होंने। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेंगे। क्या लिखा था? सामाजिक, आर्थिक और न्याय राज्य करेंगे। राहुल गांधी जी कहिए, उनको समझिए राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। हमने सामाजिक न्याय, हमने राष्ट्रिक न्याय, इस न्याय को देखिए कि हमने राजनीति में लोगों को, एससी एसटी के लोगों को रिजर्वेशन दिया, पर डिसीजन मेकिंग में पावर नहीं दी है। इसे लिस्ट बता के देखिए कितने आईएएस में, कितने क्या है, क्या मतलब है। हिंदुस्तान का यदि बजट बनता है तो बजट में मेजर इन्वेस्टमेंट किस में हो रहा है? डिफेंस में हो रहा है, फाइनेंस में हो रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में हो रहा है। वहां पर आईएएस कौन है उसकी लिस्ट राहुल गांधी जी बनाते बताते हैं। देखिए हमने पॉलिटिकल पावर तो दे दी पर डिसीजन मेकिंग की पावर अभी नहीं दी है। हमारी सरकार आएगी, राहुल गांधी क्या करें, हम सामाजिक न्याय करेंगे, हम न्याय करेंगे इस देश में। 80-90% लोग कौन है? एसटी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं। ये वोट देकर रात पर रहे हैं, इनकी सरकार में आते हैं तो निर्णय करने में भी इनकी भूमिका होगी। ये सामाजिक न्याय का दूसरा क्या समझिए, सामाजिक न्याय कौन कर जाते हैं, राजनीतिक न्याय को समझना पड़ेगा। आजादी के पहले आरक्षण नहीं था, आजादी के पहले आरक्षण नहीं था। हमारे देश के जिन लोगों ने देश आजाद कराया उनके मन में कल्पना थी कि समाज के इन लोगों को ऊपर उठाना है, तब हमने आरक्षण दिया था। और आरक्षण देने के लिए हमने क्या कहा था? सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया, सरकारी नौकरी। 14 साल सरकार के हो गए, कभी चेक करिए, हिसाब किताब लगाइए, सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? उनका विश्वास एससी एसटी के रिजर्वेशन में नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन नहीं करा रहे कि सरकारी नौकरी करेंगे, भर्ती करेंगे। 60,000 से ज्यादा बैंक की नौकरी खाली है, दूसरी जगह बैंक खाली नौकरी है, इसमें भर्ती होगी तो एससी एसटी का आदमी को नौकरी देनी पड़ेगी। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, सारे काम कॉन्ट्रैक्ट पे करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे एससी एसटी का नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से। हमारा राज आएगा तो हमने केवल सरकारी नौकरी में, ये जो प्राइवेट सेक्टर है जिसको मुफ्त में जमीन देते हैं, सब्सिडाइज बिजली देते हैं, सब्सिडाइज ये बातें देते हैं, उनके कल कारखानों में भी रिजर्वेशन करवाएंगे, जिससे लोगों को ये राजनीतिक विचारधारा हम नहीं समझेंगे तो राहुल गांधी की लड़ाई को हम नहीं समझ पाएंगे। अब लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, विचार की दृष्टि से समझना पड़ेगा। इस देश में हमने संविधान क्यों बनाया? क्या इस देश में सबने कल्पना की आपने? आजादी के पहले हमारे देश के जो नेता थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई की कल्पना की थी, वो कहाँ पढ़े थे? वो लंदन में पढ़े थे। पता है आपको फ्रांस की क्रांति हुई थी, कार्ल मार्क्स कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। क्या नेहरू जी को मालूम नहीं था कि गंगा में थी? क्या मालूम नहीं कि आस्था का देश है? सब मालूम थी, पर दुनिया बदल रही थी, दुनिया बदल रही थी। उस दुनिया में समानता की बात थी, उस दुनिया में और तरह की विषमता को कम करने की बात थी। इसलिए हमने सोच समझकर संविधान बनाया है। उस संविधान में हमने ये बातें कही है कि सामाजिक, आर्थिक और न्याय देने का काम करेंगे, जिसमें फ्रांस की क्रांति का क्या हुआ था, कार्ल मार्क्स क्या कह रहा था, दुनिया कैसे बदल रही है, हमने उसको भी इसमें जगह दी है और आस्थाओं को भी जगह दी है। हमने संविधान में लिखा है किसी भी धर्म को मानो, अपने धर्म का काम कर सकते हो, सरकार उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। हमने ये व्यवस्था की है, कानून को उठा के देखिए, संविधान में व्यवस्था करने का काम किया है। इस देश में आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया वो सौभाग्यशाली थे, उनको दुनिया के बदलाव को देखा था और उस दुनिया के बदलाव की अच्छी चीजों को हमारे संविधान के अंदर जगह दी उन्होंने। उस समय कुछ लोग जिनको आजादी की लड़ाई में बाहर जाने का मौका नहीं दिया, वो भी एक विचारधारा के आजाद को देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन दुनिया जो बदल रही थी, उस बदलाव को किसी ने समझा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझा है। और देखिए, कल्पना कीजिए, दुनिया में एक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं औद्योगिक क्रांति का क्या नुकसान हुआ? हिंदुस्तान में जो आर्टिजन था, हाथ से काम करता था, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें हाथ से काम करने वाला आदमी नहीं है। कोई काम उठा के देख लिया, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पर सुथार नहीं है, लोहार नहीं है, और कोई काम करने वाला आदमी नहीं। जो समाज का काम करने का काम था, सब आदमी गांव में थे। पर
उस समय दुनिया में क्रांति हो गई थी, औद्योगिक क्रांति, मशीन की क्रांति हो गई। और मशीन की क्रांति का जगह था लंदन। ब्रिटेन हमारे यहाँ राज करने आ गया। हमारा सारा रॉ मटेरियल ले जाके ब्रिटेन जाता था और कपड़े बन के आता था। हिंदुस्तान का आर्टिजन पीछे हो गया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे समझ में आ गया है, समझ में आ गया है कि ये जो आर्टिजन है, हाथ से काम करने वाला व्यक्ति है, इसका काम करने वाला आदमी एमएसएमई में है। एमएसएमई में जितनी एमएसएमई में काम करने वाला आदमी है, वो इस हाथ पे काम करने वाला आदमी है। दुर्भाग्य कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एमएसएमई को ताकत दी थी। एमएसएमई प्रोडक्शन के कारण क्वालिटी की चीजें नहीं कर सकी। आज दुनिया में सारा का सारा प्रोडक्शन चाइना से हो रहा है। हमारी एमएसएमई खत्म हो गई है, तो दुनिया में सारा प्रोडक्शन का मामला हिंदुस्तान के अंदर बता रहा है। यदि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो एमएसएमई को ताकत देनी पड़ेगी। हाथ से काम करने वाले आदमी को जगह देनी पड़ेगी, उनको आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। इसलिए बहुत लोग कहना चाहते हैं कि हम इस देश के अंदर जब हमें मौका मिलेगा तब हम इस देश में एमएसएमई को मजबूत करेंगे। हाथ से काम करने वाले आदमी को टूल देंगे, इसको स्किल देंगे। यदि एक आदमी कारपेंटर है, गांव में काम करता है, लकड़ी का काम करता है, और वही आदमी मुंबई में काम करता है, उसके पास टूल ज्यादा है, ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर रहा है। यदि गांव-गांव के आदमी को टूल देकर उसकी स्किल को डेवलपमेंट करे तो वो आदमी 10 पैसा आगे बढ़ाएगा और दुनिया में आगे बढ़ाने का काम करेगा। नए सिरे से राहुल गांधी की बात देखिए, कभी वो मोची के बाद जाके देखते हैं, समझते हैं जूता कैसे बनाते हैं, कभी दूसरी जगह जाके देखते हैं। क्यों देख रहे हैं? वो उन लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं कि हमारा राज आएगा, जब हमारा राज आएगा तो हम इनको एम्पावर कैसे करेंगे। इसलिए वो कह रहा है मैं जाति जनगणना कराऊंगा। जाति जनगणना में पता पड़ जाएगा कि सरकार का जो पैसा आ रहा है 100 रुपए, वो कहाँ खर्च हो रहा है। ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें छोटे मोटे समाज के लोग नहीं। आज एससी में उठा के देख ले, कितनी तरह की एससी में कैटेगरी, कितनी एसटी की कैटेगरी, कितनी सवर्ण में कैटेगरी है। अब 100 रुपए हम खर्च कर रहे हैं। उदाहरण लीजिए खाली कृषि का, एक छोटा काश्तकार है, स्मॉल फार्मर, उसको भी सब्सिडी मिलती है, फर्टिलाइजर की उतनी की। और एक बड़ा फार्मर है, उसको भी फर्टिलाइजर सब्सिडी इतनी मिलती है। तो बताइए जिस आदमी को 2 कट्टे चाहिए उसका पैसा भी उतनी सब्सिडी, उसको 500 कट्टे चाहिए उस किसान के पास भी उतना। ये नहीं हो सकता। यदि हमें न्याय करना है तो छोटे किसान को मुफ्त में देंगे हम, पर बड़े किसान से हम पैसा ज्यादा वसूल करेंगे, तब जाकर सरकारी पैसे का सदुपयोग हो पाएगा। इसलिए जाति जनगणना होने के बाद में पता लगेगा कि सरकार के टैक्स से जो पैसा ले रहे हैं उस पैसे का सदुपयोग किसके लिए करें, उसका लाभ किसी लोगों को मिल जाए, तो समाज का कोई लोग पिछड़े का पिछड़ा ले जाए, देश आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए एक्सरे करके हम एक काम करना चाहते हैं कि समाज का सबसे कमजोर तबका कौन है। 100 रुपए हमें खर्च करना है तो 30 रुपए पहले उसमें खर्च करेंगे, बाकी 70 रुपए दूसरे में बांटेंगे। ये सोच, ये नई सोच इस देश में राहुल गांधी जी को खड़गे दिला रहे हैं, उसको यदि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं समझेगा तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता अभाव अभियोग के चक्कर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं करा पाएंगे। वो समझ लिया आपने, तो कांग्रेस पार्टी का जो अभाव अभियोग का कार्यकर्ता है उसको नेता बनने के लिए भी कोई नहीं रोक सकता। ये भी लिख लीजिए आप, कोई भी रोक सकता। एक आदमी यदि पंचायत में, एक वार्ड में ठीक ढंग से अभाव अभियोग का काम करे, सिंपल काम करना है। आपको बूढ़े कौन है उसकी पेंशन में उसका नाम देना है, आपको पहचान करनी निकाली, कौन आदमी विकलांग है उसका नाम में फॉर्म भरवाना है, किसके घर में बाल बच्चा उसका व्यवस्था करनी। सारा पैसा सरकार दे रहा है, आपको उसको कनेक्ट करना है। हमें मालूम ही नहीं क्या कनेक्ट करें, उसका जो तकलीफ है उसको समझने का काम हम करेंगे तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और आपकी क्रेडिबिलिटी तो पार्टी की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, पार्टी की बढ़ेगी तो आपको नेता बनने के फोटो। तो योगिता जी आपको तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता मिले, इनसे पार्षद बनेंगे, सरपंच बनेंगे, प्रधान बनेंगे, इनके ताकत दीजिए, इनके काम करने के तरीके में कैसे इनकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो आपने इस लेवल पर इकट्ठा किया है। मैं भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहूं, और अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के नाम से इतने बातचीत करते हुए ये मैं पहली बार देखा। तो उससे ज्यादा साधुवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, क्या क्षमता देखिए आपने जो आपको बनाया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कम से कम मुझे आपके पोटेंशियल को पहचाना और आपने एक काम दिया, आज आपने प्रूव कर दिया, वेरी गुड हो गई, क्षमता है। देखो आज बिल आ रहा लोकसभा में, वो बिल तो किस कारण ला रहे मालूम है। उस बिल में एक चीज जो हमारी पार्टी की भी करी, नेता सोनिया गांधी ने कहा हम बिल लाए थे महिलाओं का रिजर्वेशन करने का। आज मुझे योगिता जी आपको देखकर खुशी है, हमारे कांग्रेस में भी
जितनी महिला काबिल है, कल एमपी और एमएलए का टिकट मिलना पड़े तो बता सके कि कितनी गरीब जनता को एक महिला होने के बाद आपने जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बताई है, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूँ यही एक तरीका है जिस तरीके के माध्यम से हम अपनी क्षमता का बढ़ा सकते हैं। इसलिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अलग अलग प्रकोष्ठों के माध्यम से कांग्रेस की आउटरीच को बढ़ा रही है। एक राहुल गांधी चाह रहे हम कैसे जनता के पास जाएं, हर एक व्यक्ति के पास जाएं, कैसे उनकी समस्याओं को समझें और कैसे हमारी विचारधारा को लोगों के बीच में पहुंचाएं। विचारधारा हमने इस देश में संविधान लाए थे, राहुल गांधी जी के संविधान प्रीएम्बल, जिसमें हिंदुस्तान का सारा नेताओं का, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर है, उन सब ने देश के जितने महापुरुष हुए उन सब चीजों को उसमें इंकॉर्पोरेट कर रखा है। और सोच समझकर हमने इस संविधान में सामाजिक, आर्थिक और न्याय की बात की। राजनीतिक अभी हमने 75 साल में एक लड़ाई जीती है, एक लड़ाई जीती है। दुनिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बता दिया है, मिक्स इकोनॉमी के आधार पर दुनिया में कोई आगे बढ़ सकता है। आज सबसे अच्छी जीडीपी भारत की है, एक दिन में नहीं हुई है। आज अमेरिका की नहीं, यूके की नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में कल्पना थी आईआईटी की, तभी नया रिवोल्यूशन हुआ है टेक्नोलॉजी का, जिसमें यूके का आदमी आगे नहीं है, इंग्लैंड का आदमी, अमेरिका का आदमी आगे नहीं है। आज भी टेक्नोलॉजी की क्रांति में सबसे आगे कोई है तो गरीब घर का आईआईटी का लड़का, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू से पढ़ के आया तो दुनिया में हमारे देश के नेताओं को रहा है। आप सौभाग्यशाली हो कि कांग्रेस पार्टी के पास नेता भी रहे, आजादी के बाद देश का निर्माण भी किया है। क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, क्या देश को यहाँ लेकर पहुंचाया। 2014 के पहले ही हमने परमाणु बम बना लिया था। 2014 के पहले हम अंटार्कटिका में जा चुके हैं, 2014 के पहले हम चंद्रमा पे जा चुके हैं। का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1957 में, जब लोग कल्पना ही नहीं कर रहे थे। तो हमारे पास नेता भी जोरदार रहे, आज भी नेता हमारे पास जोरदार है। तो राहुल गांधी घेरा हुआ हो रहा है तो नेता पे हमें घमंड है, नीतियां भी हमारी ठीक है, पर नेता और नीति के साथ नीयत है। वो नीयत आप जनता को बताओ, तो आप समझो नीयत इस बात को कि बेचारी कड़ाई में इस देश को कोई आगे बढ़ा सकता है। जाति, धर्म, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम विविधता को देश के लेकर आगे बढ़ा सकता है, जनता पार्टी बढ़ा सकती है। इसका नेता राहुल गांधी और खड़गे जी। इसलिए आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इस पार्टी के सिपाही हैं। आइए आप और हम सब मिलकर जो योगिता जी के नेतृत्व में आप काम कर रहे हो, सब मिलजुल कर इस तरह अपनी क्षमताओं का वर्धन करो, जनता की समस्याओं को निदान कर सको और हमारी पार्टी को भी मजबूत कर सको, जिससे फिर जयपुर में हमारा राज आए, दिल्ली में हमारा राज आए और जनता को बता सके जो बातें हमने कही है इनको हम निश्चित तौर से पूरा करके देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार बहुत पूरा प्रदेश से मैं तो आने वाले मेरे नेचर है, मुझे ललित ने फोन किया कि आपको आना चाहिए, आप इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा क्या किया है, मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा कि मैं नहीं आता तो दुखी होता। आपको मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अलग अलग राजस्थान के कोने कोने से आए, उन सबको साधुवाद भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबकी उम्र ज्यादा हो, लंबी हो, स्वस्थ रहे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। धन्यवाद, नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में अभाव अभियोग की हमारी प्रदेश अध्यक्ष योगिता शर्मा जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, प्रताप सिंह जी, ललित जी तुनवाल साहब, हमारे सुशील पारिक जी, भरत मेघवाल जी, अयूब खान जी, आमिन पठान जी, सारिका सिंह जी, चौधरी जी, हमारे लेखरा जी, सलावत जी, पारिक जी, सम्मानित मंच में माफी चाहूंगा क्योंकि आगे मेरा एक कार्यक्रम है और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, आपके बीच ही लेट आया था और अब यहाँ से आगे भी 2 प्रोग्राम हैं, इसलिए यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मंच, सम्मानित सभी साथियों, मेरी माताएं बहनें, युवा शक्ति, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं योगिता जी को बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। आपने अपनी योग्यता को भी साबित कर दिया है। राजस्थान के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी मीटिंग है जन अभाव अभियोग प्रकोष्ठ।
इसकी आपको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सारे साथियों को, सभी जिलाध्यक्षों को, पूरी कार्यकारिणी को, आप सबको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डोटासरा जी को आना था, सुबह ही मेरी बात हुई, उनको कोई जरूरी काम की वजह से, उनका मन था आपके बीच में आने का, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। अगले प्रोग्राम में भी वो साथ थे, वहां भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी ओर से आप सब लोगों के लिए बधाई और शुभकामनाएं भेजी। मैं यहाँ अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, डोटासरा जी को, कि पहली बार राजस्थान के जितने भी प्रकोष्ठ बने, एक से बढ़कर एक मीटिंग हर प्रकोष्ठ की हो रही, और पहली बार ऐसा काम प्रकोष्ठ के अंदर हो रहा है, लोग जुड़ते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, कई लोग ये सोचते हैं कि साहब हम तो प्रकोष्ठ में हैं, कांग्रेस मेन कांग्रेस में नहीं है। आप चिंता नहीं करें, आप मेन कांग्रेस है, अलग नहीं है कुछ भी। एक परिवार है हमारा, अलग अलग विंग है। जैसे देश के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, कोई सेना में कर रहा है, कोई पटवारी बन के कर रहा है, कोई टीचर बन के कर रहा है, कोई अफसर बन के कर रहा है, ऐसे इसी प्रकार से सब लोग हैं। तो ये हमारा परिवार है, कांग्रेस का परिवार है। और इस प्रकोष्ठ की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस चीज की है कि कांग्रेस की जो मूल भावना है, सेवा की, लोगों की सेवा की, गरीबों की मदद की, वो मूल भावना का प्रकोष्ठ अगर कोई है तो ये आपका प्रकोष्ठ है। और मैं बैठा बैठा एक बात और सोच रहा था, जोशी जी, क्या सबसे ज्यादा अगर काम करने की जरूरत है तो इसी प्रकोष्ठ को है, क्योंकि आज सरकार कोई काम नहीं कर रही है। आज तक की सबसे फेलियर सरकार ये है, जिस सरकार के ने तो मुख्यमंत्री जी को पता है, न मंत्रियों को पता है, न विधायकों को पता है कि हो क्या रहा है। हमारा दुर्भाग्य है, इसको सौभाग्य कह लो, दुर्भाग्य कह लो, कि हमें ऐसा दमदार मुख्यमंत्री मिला है जो मोदी जी को मंच पे बैठे बैठे श्रद्धांजलि दे सकता है। वो हमारा राजस्थान का मुख्यमंत्री है। एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल सकता है। नरेगा वाली बात तो आपको पता ही है, अब 5-7 दिन से किसान वाली बात भी वायरल हो रही है। डोटासरा जी ने उनको रिकॉर्ड भी निकलवा लिया, क्योंकि जो भी एमएलए का और एमपी का चुनाव लड़ता है तो उसकी एक रिटर्न दाखिल होती है, एक फॉर्म भरा जाता है, जिसमें उसकी जमीन जायदाद, कमाई, पैसे, टके, परिवार, सबकी जानकारी देनी होती है। तो मुख्यमंत्री जी की तो 1 बीघा भी जमीन नहीं है, किसान कहां से हो गए? यानी जिस आदमी की 1 बीघा जमीन नहीं, अपने आप को किसान बताते हैं, किसानों से जो वादे किए, चाहे 12,000 किसान सम्मान निधि देने का हो, चाहे गेहूं की 2700 रुपए समर्थन मूल्य पे खरीद करने का हो, चाहे बाजरे की खरीद करने का हो, चाहे हरियाणा के बराबर डीजल के रेट करने का हो, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। अपने आप को किसान बता रहे। और सबसे बड़ी बात, किसानों की मीटिंग में जाके किसानों को क्या नहीं कहा। मैं रफीक जी से निवेदन करूंगा, मंच पे आ जाए। क्या नहीं कहा किसानों को? कह रहे 20-25 दिन ही काम करते हो, बाकी तो ठाली रहते हो, काम करिए आप। ये हालत इन लोगों ने बना रखी है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, कल अंबेडकर जयंती थी, सरकार ने अपना प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया। आप देखिए, अंबेडकर जयंती मनाने के लिए बाबा साहब की विचारधारा के उलट अधिकारी कर्मचारियों पे दबाव बनाकर, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की वे विचारधारा नहीं है कि किसी पे दबाव बनाया जाए, इन लोगों ने दबाव बनाकर कल लोगों को बुलाया, ड्यूटियां लगाई है छुट्टी के दिन। कई मेरे समाज के लोग मेरे से मिले कि साहब हम आज जयंती मनाना चाहते थे, अपने परिवार और समाज के साथ जाना चाहते थे, जबरदस्ती हमारी ड्यूटी लगाकर यहां मीटिंग में बुलाया गया है। ये सरकार है जिनकी इतनी हिम्मत नहीं कि अपने दम पे एक भी रैली करके दिखा दें। अभी देख लेना, मोदी जी आएंगे 21 तारीख को,
आज के लिए अधिकारी जो है सेक्रेटरीट के, वो कहते हैं कि जूली जी हमारा तो काम यही रह गया, रैली कराना, पर्चा पकड़ा देते हैं कि वहां पे कितने हजार लोग लेके आओ, लगाओ ड्यूटी कलेक्टर की, कलेक्टर वीडियो की लगा देता है, एसडीएम की लगा देता है, और डिपार्टमेंटों के लोगों को लगा के सरकारी पैसे से बसे और सारा नाश्ता पानी खर्चा सब, क्योंकि आप गरीब का पैसा जा रहा है। अरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है, लोग सड़कों पे मर रहे हैं, रोजाना आग लग रही है, लोग जल जल के मर रहे हैं, उसके लिए मुआवजा देने तक का पैसा नहीं है। भिवाड़ी के अंदर 9 लोग गरीब मजदूर बिहार से आए थे, जल के मर गए, क्या मुआवजा दिया आपने? क्या उन लोगों पे कार्रवाई की? कुछ नहीं। आज पूरे देश के अंदर मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, नोएडा के अंदर कर रहे हैं, मेरे यहां भिवाड़ी के अंदर कर रहे हैं, यानी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। आप कह रहे हो सब कुछ ठीक है, उसको रोटी बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही है मजदूर को, वो बेचारे बाहर जाके गैस लेते थे, आज गैस नहीं मिल रही है, 2-2 किलो के सिलेंडर 1-1 हजार रुपए में उन लोगों को मिल रहे हैं, वो पूरे 5-7 हजार तो उनको फैक्ट्री वाले दे रहे हैं, उसमें आपकी गैस में लगा देंगे, क्या कहां से बच्चों को खिलाएंगे? तो आज जो हालात हैं वो बहुत चिंतित करने वाले हैं। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जनता ने मन बना लिया है कि राज कांग्रेस का आएगा। आप सब लोगों को जनता के हक की बात कहनी पड़ेगी, और जिस प्रकार से जोशी जी ने कहा कि आप ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए, लोगों की मदद कीजिए, अपनी सूचनाएं उन तक पहुंचाइए। ये लोग सिर्फ जाति और धर्म की बात करना जानते हैं, गुमराह करना जानते हैं। अलवर के अंदर जोशी जी 7 दिन पहले, प्रताप जी 7 दिन पहले एक गौ का सर मिल गया मदरसे के पास, और फिर कोई युवा जाके जो वहां मेल बोर्डिंग हमारी उस पे जाके पेट्रोल पंप फेंक के आ गए। ये तो मैं धन्यवाद देता हूं वहां के दोनों ही समाजों को कि उन्होंने पुलिस का सहयोग किया और कहा कि आप जो दोषी उस पर कार्रवाई करिए। ये लोग आग लगाना जानते हैं, ये तो जाति और धर्म के नाम पे चुनाव जीतना चाहते हैं, इसमें इन लोगों को कामयाब नहीं होने देना है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, जनता के बीच में जाइए, जनता की समस्या सुनिए। आप वही हल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं लिख के हमें भेजिए, मुझे भेजिए, आपकी समस्याओं का समाधान हम कराएंगे। और अगर हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे, हम ये सोचे कि जनता अपना आप हमको जिताएगी, तो वो काम चलने वाला नहीं है। ये बहुत फ्रॉड लोग हैं, बहुत फ्रॉड लोग हैं जो जनता को गुमराह करते हैं। आज मोदी जी ने जो वादे किए थे, कोई पूछ रहा उन वादों को, महंगाई कम कर देंगे, आज महंगाई का आलम क्या है? आतंकवाद खत्म करने की बात करते थे, पाकिस्तान से आतंकी आके हमारे यहां पे लोगों को मार के चले गए। डॉलर रुपए बराबर करने की बात करते थे, आज डॉलर को 100 रुपए पे पहुंचा दिया है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देने की बात करते थे, आज तक के इतिहास में सबसे अधिकतम बेरोजगारी दर अगर हिंदुस्तान की है तो आज है। हमें इन सवालों का जवाब मांगना चाहिए इनसे, ये जवाब देते नहीं है। जनता के बीच में अपने को ये बात कहनी पड़ेगी। मेरे कई मीडिया के साथी पूछते हैं कई बार, मैंने कहा हम तो जवाब दे देंगे, ये भजनलाल जी से भी पूछ के दिखाओ। आज तक 2.5 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मोदी जी की 12 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, किसी को कोई जवाब नहीं। तो ये जनता ऐसे तो सहन करने वाली नहीं है। और हिंदुस्तान की जनता जब देती है तो खूब देती है, और जब लेती है तो ऐसा करेगी कि अर्थ से फर्श पे 2 मिनट लगेंगे इनको आते। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी कितने संघर्ष कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक, जनता के बीच में गए, पैदल चले, जनता के दुख दर्द जाना। तो हमें तो अपने अपने वार्ड, अपने अपनी तहसील, अपने अपने जिले में जाना है। हम जाएं, जनता की सुने और जनता की मदद करें।
ये पूरा मंच जो यहाँ पे बैठा है आपके सहयोग के लिए तैयार है। और कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रकोष्ठ का कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को ये नहीं समझे कि हम अलग हैं, या हम छोटे हैं बड़े हैं, दूसरा प्रकोष्ठ बड़ा है वो छोटा है। नहीं, हम सब राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसको मजबूती से निभाएंगे। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, योगिता जी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज हमारी अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष योगिता शर्मा जी के द्वारा आज ये मीटिंग यहाँ पे रखी गई और आप देख रहे होंगे ऐतिहासिक मीटिंग हुई है। और मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की इससे बड़ी बैठक कोई नहीं हुई होगी। ये दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसके अंदर करंट है, वो जनता की बात सुन रहा है, देख रहा है, जनता के बीच में जा रहा है और हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। और इस मेहनत के दम पर आने वाले समय में इन्हीं कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है उसके आधार पे हम कामयाब होंगे और जनता की जो आज परेशानियां हैं उनको हम मजबूती से यहाँ उठा पाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस सरकार के अंदर जो है ना, मैं समझता हूँ अभाव अभियोग की अब जरूरत है, क्योंकि कुछ सुनने वाला नहीं है। इनके जब एमएलए मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आम पब्लिक का तो क्या हाल होगा ये हम समझ सकते हैं। रिफाइनरी लागत बढ़ गई, 37,000 करोड़ की बननी थी। सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, शुरुआत की गई। उसको 5 साल तक बीजेपी गवर्नमेंट ने रोका और आज वो लागत दुगने से भी ज़्यादा हो गई, 80,000 करोड़ रुपए के आसपास वो लागत हो चुकी है। सबसे पहली बात, लागत डबल से भी ज़्यादा हुई। उससे बड़ी बात, 5 साल से अधिक डिले हुआ। 1 साल के लगभग तो मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा आज जो वैश्विक समस्या हमारे सामने आई, तो अगर हमारी रिफाइनरी पहले से मजबूत होती, आज से पहले तैयार हो चुकी होती, शुरू हो चुकी होती, तो लाखों जो युवाओं को रोजगार भी मिलता और आज हमें ऐसे संकट के समय में हमें दूसरों की तरफ देखना भी नहीं पड़ता। ये बात मैं कहना चाहूँगा। नारी शक्ति बंधन बिल की बात हुई यहाँ पर, नारियों को नुमाइंदगी ये बिल हम ही लेके आए। नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के द्वारा सबसे पहले इसके बारे में विचार किया गया, हम इस बिल को लेके आए, लेकिन उस समय इन लोगों ने सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से बिल पारित नहीं हो पाया था। लेकिन जब ये बिल बीजेपी लेके आई तो हम सब लोगों ने सहयोग किया, सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ। उसके अंदर 2 लाइनें लिखी थी जब ये पास हुआ था कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद महिला रिजर्वेशन को लागू किया जाएगा। हमें महिला रिजर्वेशन पे कोई एतराज नहीं है, हम तो चाहते थे। लेकिन आज सबसे पहले तो आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव चल रहे हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में। चलते चुनाव के अंदर आप जिस प्रकार से एक बिल लेके आ रहे हैं और उसमें भी लोकसभा और विधानसभा की सीटों बढ़ाने की भी बात की जा रही है, तो वो सारा, उससे पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, सब लोगों से चर्चा होनी चाहिए। ये तो वही बात कर दी ना, जिस प्रकार से मनरेगा जब पास हुआ था सर्वसम्मति से हुआ था और आज आपने जबरदस्ती मनमर्जी से आप कर रहे हो, तो ये बात गलत है। हमें महिला रिजर्वेशन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चाहते हैं तरीके से बैठ के बात हो और सभी राज्यों को इसके अंदर शामिल किया जाए। कहीं का कोई अगर ऑब्जेक्शन है तो उसको सुना जाए। पंचायती राज को लेकर के 15 अप्रैल की आज की तारीख दी गई थी, पंचायती राज चुनाव को लेकर के। देखिए, कल बाबा साहब अम्बेडकर जी की हम जयंती मना रहे थे। बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, संविधान के अंदर ये तय किया गया कि 5 साल में चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री जी जब बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, उसी समय उन्हीं के द्वारा ये पिछले 2 वर्षों से राजस्थान के अंदर चुनाव नहीं कराकर लोकतंत्र पे, संविधान पे हमला किया जा रहा है। चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं?
जब हाई कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, फिर आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? आप प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। 3,000 करोड़ रुपए हमारे दिल्ली से जो आने थे वो पैसा नहीं आ पाया है। हमारे जो नए उसके अंदर जनप्रतिनिधि चुन के आते, जनता की बात कहते, वो नहीं आ पा रहे हैं। आपने प्रशासक बैठा दिए, अधिकारी कर्मचारियों को, तो जनता की बात कौन सुनेगा? जनता की बात कौन कहेगा? और भरतपुर में तो उपचुनाव होना है जो 6 महीने में होना था, वो ही नहीं करा पाए आप, जिला प्रमुख का उपचुनाव। तो कमाल है, ये तो मंशा आपकी दिख रही है कि आप बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। आपके नेता बोलते हैं, आपके मंत्री बोलते हैं, आपके सांसद बोलते हैं, आपके विधायक बोलते हैं, आपके मन की बात है। इस वजह से आप चुनाव नहीं करा रहे हैं। चौथा स्तंभ बढ़ने की स्मारक पर बैठा है। बढ़ने की बात भी कही जा रही है। मदन राठौड़ कह रहे हैं 300 से ज्यादा सीटें राजस्थान में हो जाएंगी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, इनको कौन बताता है कि कितनी सीटें होंगी? ये अभी से आप पूरे प्रदेश के अंदर चले जाओ, इन लोगों ने ये चला रखा है कि ये सीट रिजर्व होगी, ये जर्नल होगी, ये महिला होगी, ये यहाँ तक की बनेगी, ये वहाँ तक की बनेगी। जब परिसीमन आयोग का ही गठन नहीं हुआ तो कौन ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे बैठकर परिसीमन का काम करने में लगे हुए हैं? मैंने विधानसभा में भी कहा था कि एक अलग से दफ्तर जो चलता है जेएलएन मार्ग पे, वहाँ देखना चाहिए कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे 3-3 लोग हैं सीनियर जो काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने जिले कम किए थे, अब सीटें बढ़ाने वाले जिले तो ये देखिए, इन लोगों की मंशा साफ नहीं है। आज जिले बढ़ने चाहिए थे, लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए थी। जो न्याय की परिभाषा है, जिले छोटे बनेंगे त्वरित न्याय होगा, लोगों का समय कम खर्च होगा, मॉनिटरिंग अच्छी होगी, अधिकारी कर्मचारी ज़्यादा होंगे, युवाओं की भर्ती अधिक होगी। लेकिन इन लोगों तो उस चीज़ से परेशानी है, ये तो चाहते ही नहीं है। सर, बीजेपी का राज है। 18वें दिन आज पत्रकार शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पत्रकारों की सुननी चाहिए सरकार को। राज चल रहा है बीजेपी का। एक मिनट, आवाज दबा दी जा रही है सर। पूरी है हमारे पास, तो आप तो चुनाव तो कराओ। पत्रकार सर सच्ची खबर दिखा रहा है, पत्रकार सच्ची खबर दिखा रहा है, उस मीडिया को दबा दिया जा रहा है, रोजी आजीविका को खत्म कर दिया जा रहा है। पत्रकारों पे चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, पत्रकार जो है उन पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये तानाशाही सरकार है, राजस्थान के अंदर भी, भारत देश के अंदर भी। तो जो तानाशाही इनकी चल रही है वो मैं समझता हूँ ज़्यादा समय चलने वाली नहीं है। सरकार को पत्रकारों की बातें सुननी चाहिए और उनके लिए जो डिमांड है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। जी, एक मिनट योगिता जी, आप अब अभाव अभियोग प्रकोष्ठ आज ये संकल्प करता है, आज ये हम लोग जारी करते हैं कि 33% आरक्षण जो बीजेपी सरकार लागू करने वाली है, आज अभाव अभियोग प्रकोष्ठ 33% महिलाओं को इस प्रकोष्ठ में भागीदारी देगा। और ये एकमात्र पेपर या मीडिया के सामने कहने की बात नहीं है, ये धरातल पे भी लागू होगा। महिलाएं आज सिर्फ और सिर्फ भागीदारी नहीं या पद लेकर नहीं बैठेंगी, वो नेतृत्व भी करेंगी। आज ये अभाव अभियोग प्रकोष्ठ संकल्प लेता है। आपने अभी उनको अभी कहा है ज्ञापन वगैरह देने की प्रदेश अध्यक्ष की, भाई ये लागू किया जाए कांग्रेस के अंदर और सबसे पहले शुरुआत यहीं से की जाए। जी बिल्कुल, ये ज्ञापन के लिए हम लोगों ने बात की है और अभाव अभियोग प्रकोष्ठ बड़ी भूमिका के साथ, बड़े प्रभाव के साथ ज्ञापन सौंपेगा। एक शानदार प्रोग्राम करके ये चिता दिया है कि महिलाएं कम नहीं हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कल 1200 बच्चों को गलत दवाएं पिलाने की न्यूज़ छपी और सरकार मौन है। और प्राइवेट हॉस्पिटल के मामले में कोई समझौता, कोई किसी तरह की सही तरीके से वार्तालाप सरकार करने में विफल रही है और आरजीएचएस अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती है। जो आम आदमी को फ़ायदा देने वाली स्कीम जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लेके आए, वो स्कीम आपने एक झगड़ा डाल करके बंद कर दी। सरकार की मंशा खराब है, सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ समझौता नहीं करना चाहती और उसकी आड़ में आरजीएचएस बंद कर देना चाहती है। ये मैं आरोप लगाता हूँ। सरकार को ये चाहिए कि तुरंत समझौता करे, जिस भी मेरिट के आधार पे करे, जिस भी तरीके से करे, लेकिन आरजीएचएस का भुगतान करे और आरजीएचएस चालू करे। जब आपके क्षेत्र में एक जगह आग लगी है और वहाँ पे आपके कार्यकर्ता भी आपने भेजे हैं, क्या स्थिति है और अभी कितने लोग हताहत हुए? मेरे देर से आने का कारण भी वही है। मैं कार्यकर्ता ही नहीं भेजे, मैं खुद भी जाके आया और आग पे कंट्रोल पा लिया गया है। किसी तरह का जान हानि नहीं है, माल हानि हुई है
आग लगी है गोदाम में, टायरों का गोदाम था, टायर जल गए हैं काफ़ी सारे, आर्थिक नुकसान है, आंकलन किया जा रहा है, आग के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है और आग पे काबू पा लिया गया। मुआवजा भी दिलाया, मुआवजे की बात की जा रही है।